Hello everyone. So we are here to discuss what this exam actually is, है ना? If you are listening to this video, आप ये वीडियो अगर सुन रहे हो तो आप ये समझना चाहते हो कि ये क्लैट एग्ज़ाम क्या है. अब इसको एक ना बच्चे के पर्सपेक्टिव से समझते हैं. जब लेट्स से आप स्कूल जाते हो, यू स्टार्ट बिकमिंग एम्बिशियस. क्लास 6, 7, 8, 9 में हमें इंडियन सोसाइटी में ये चीज़ें फिट इन करने की कोशिश की जाना शुरू हो जाती है कि लेट्स से व्हाट डू यू वांट टू बिकम. पीपल स्टार्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन, राइट? तो 14, 15, 16 साल की एज पे बच्चे कुछ कुछ विजुअलाइज करना शुरू करते हैं कि आई वांट टू बिकम दिस. बहुत सारे बच्चे ये बहुत यंगर एज में भी शायद शायद एक विजुअलाइज करते हैं. बन पा रहे हैं नहीं बन पा रहे हैं, दैट इज़ अ अदर क्वेश्चन, दैट इज़ सम अदर क्वेश्चन, बट दे स्टार्ट इमेजिनिंग. अब जब हम इमेजिन करते हैं तो हम इमेजिन करके चलते हैं कि यूजुअली जब हम एक एथिकल मॉरल सिविलाइज सोसाइटी में रहेंगे, सो पीपल या लेट्स से स्टूडेंट्स और किड्स स्टार्ट थिंकिंग आई वांट टू बिकम एन डॉक्टर, और लेट्स से समवन स्टार्ट्स थिंकिंग कि आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर, समवन वांट्स टू बिकम अ पायलट. किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ बनना है ना? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मुझे को बिजनेस करना है, बट फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ बिजनेस ऑल्सो विच कम्स विद एक्सपीरियंस. वो प्रैक्टिकल चीज़ है. तो अब समझो, लॉट ऑफ प्रोफेशंस आर देयर जिसमें प्रैक्टिस चाहिए, उस पर बात करेंगे. अब जब आप इमेजिनेशन शुरू करते हो तो बहुत सारे बच्चे जिनके मल्टीपल रीजंस हो सकता है आपने कोई वेब सीरीज़ देखी हो सकता है आपके फैमिली में लोगों ने लॉक किया हो सकता है आपके देखो, जब आप डिसीजन बनाता है ना, वो स्टूडेंट एक डिसीजन बनाता है, वो बच्चा एक डिसीजन बनाता है, तो वो अपने इकोसिस्टम के हिसाब से डिसीजन बनाता है. अगर उसके पेरेंट्स सपोर्टिव इनफ है एंड ही वांट्स टू लेट्स से बिकम अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो वो शायद स्पोर्ट्स की तरफ परस्यू कर जाएगा. लेट्स से फॉर दैट मैटर विराट कोहली, उसके पेरेंट्स को ने वहाँ पे उसको सपोर्ट किया. बहुत सारे बच्चे ये डिसीजन इस बेसिस पे लेते हैं कि उनके फैमिली का इकोसिस्टम क्या है, कि लेट्स से इफ़ योर डैड इज़ अ डॉक्टर, यू वुड वांट टू बिकम अ डॉक्टर. इफ़ योर लेट्स से सम अंकल, समवन हु इज़ नोन टू यू, और समवन हु यू एडमायर, राइट? अब बहुत सारे प्रोफेशंस में से एक नीश प्रोफेशन है लॉ. अब जैसा कि हम ये बात देखो, जब हम सोचते हैं ना हमें क्लैट करना है, तब हम यही नहीं सोच पाते कि हमें लॉ क्यों करना है. इस चीज़ के लिए एक चीज़ को समझो. जब हम 1947 में इंडिपेंडेंट हुए, है ना, तो हमने एक बात सोची कि ऑल्दो डेमोक्रेसी थी, बट फॉर नेम सेक नॉट एवरी वन वॉज गिवन द राइट टू वोट, राइट? रूल बेस्ड ऑर्डर था, कुछ रूल्स थे, कुछ कानून थे जिससे इंग्लिश रेजीम भी चलती थी, ब्रिटिश क्राउन भी रेगुलेट करता था इंडिया में अपने अथॉरिटीज़ को, राइट? बट 47 में हमने सोचा कि वी वांट टू मेक आवर कंट्री अ डेमोक्रेसी. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज अ डेमोक्रेसी? तो डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स, डेमोस एंड क्रेसी. डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेसी मीन्स पावर. जब लोगों के हाथ में ताकत होगी वो एक डेमोक्रेसी कहलाएगी. जैसे हमारे पास एक ताकत है विच इज़ कॉल्ड एज राइट टू वोट. तो जब इंडियंस अपने लिए कोई रूल बनाएंगे तो वो रूल्स उनके रिप्रेजेंटेटिव्स बनाएंगे. क्यों? अब हम 140 करोड़ लोग हैं. ट्रू डेमोक्रेसी तो कहेगी कि कोई भी डिसीजन लेना है आप 140 करोड़ लोगों से पूछें, बट लॉजिस्टिकली दैट इज नॉट पॉसिबल. सो व्हाट वी डू इज वी स्टार्ट इलेक्टिंग पीपल ऑन आवर बिहाफ. हम अपने बिहाफ पे नेताजी को चुनते हैं. वी स्टार्ट इलेक्टिंग आवर लीडर्स हु विल गो एंड रिप्रेजेंट अस इन द लेट्स से इन लोकसभा अगर सेंटर लेवल पे है, या फिर विधानसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इफ इट्स एट स्टेट लेवल. वो हमारे लिए रूल्स बनाते हैं. इससे हमें एक बात समझ में आती है कि हमारी पूरी सोसाइटी रूल्स पे चलती है, लॉ पे चलती है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे लिए बनाते हैं. सवाल ये आएगा कि मैं इस देश का नागरिक हूँ, कोई लॉ बनता है और उस लॉ के अकॉर्डिंग मेरे साथ चीज़ें नहीं हो रही. अब मैं कहाँ जाऊँगा? इसके पास जाऊँगा. उसके लिए हम एक सिस्टम बनाएंगे जुडिशरी का, जजेस का, जो आप अगर आपके पास आपके साथ कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है विच अकॉर्डिंग टू यू और विच अकॉर्डिंग टू लॉ, जो हम सब ने मिलकर डिसाइड किया है थ्रू आर रिप्रेजेंटेटिव्स, थ्रू आर एमपीज, अगर वो नहीं मीट हो रहा है हम कहाँ जाएंगे? जजेस के पास, जुडिशरी के पास. अब लॉज को लिखने का अपना एक तरीका है, लॉज को अप्रिशिएट करने का अपना एक तरीका है ना? तो आप लॉयर्स हायर करोगे, वही लॉयर्स जजेस भी बनते हैं. अब आप उन लोगों को देखना शुरू करोगे जो लॉ को पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं और उसको अप्लाई करके आपके राइट्स को इंश्योर करा पाते हैं, है ना? अब यहाँ से हमें समझ में आएगा राइट्स तो इंसान के भी हो सकते हैं, राइट किसी कंपनी का भी हो सकता है, राइट? राइट किसी एंटिटी का हो सकता है, किसी ट्रस्ट का हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल का हो सकता है. उन्हीं को रिप्रेजेंट कौन करता है? लॉयर्स. क्यों? लॉयर्स लॉ पढ़ पाते हैं. जब आप किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करने लगो, कंपनी से रिलेटेड लॉस को समझने लगो, वो कहलाता है कॉर्पोरेट लॉ. वो कहलाता है कॉर्पोरेट लॉ. आप हमारे सोसाइटी में कोई क्राइम रिलेटेड चीज़ों पे डील करने लगो, दैट विल बी कॉल्ड एज क्रिमिनल लॉ, है ना? आपसे किसी ने वादा खिलाफी कर दी, दैट विल बी कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट लॉ. इसी तरीके से हमने अपनी लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए, सिविलाइज्ड बनाने के लिए और लोगों को लिमिटेशंस में रखने के लिए, ताकि सब कोई अपने फ्रीडम्स को एंजॉय कर पाए, हमने अपने देश को रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग चलाना शुरू किया.
अब जब हमने अपने देश को रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग चलाना शुरू किया, पीपल स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि लॉ इज समथिंग विच इज़ वेरी एसेंशियल. रीजन वाई महात्मा गांधी वॉज अ लॉयर, नेल्सन मंडेला वॉज अ लॉयर, जवाहरलाल नेहरू वॉज अ लॉयर. ये लॉयर्स क्या करते हैं, ये सोसाइटी में चेंज के एजेंट्स हैं, है ना. क्योंकि इतने सारे हो गए, लॉयर्स आर नॉट वेल रिस्पेक्टेड, बट इफ़ यू आर अ गुड लॉयर यू वुड बी रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन. क्योंकि आप एक चीज़ समझिए, अगर आपके खिलाफ कोई चीज़ हो रही है तो सरकार कर रही है, उस सरकार के अगेंस्ट कौन जा सकता है, लॉ. और लॉ को इंटरप्रेट कौन करेगा, लॉ को रिप्रेजेंट कौन करेगा, लॉयर, राइट. तो जब आप क्लैट सोचोगे, जब लॉयर सोचोगे, तो लॉयर बहुत वाइडर एम्बिट में सोचिएगा, राइट. स्पोर्ट्स लॉ भी होता है, आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, आप स्पोर्ट्स लॉ में देखो कि फीफा के क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे, आईसीसी में, आईपीएल में क्या रूल्स रेगुलेशन होंगे. सो स्पेस लॉ होता है, स्पोर्ट्स लॉ होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होती है. मैंने कोई कंटेंट बनाया, मेरा कोई कंटेंट कोई कॉपी ना कर ले, मेरा म्यूजिक कोई कॉपी ना कर ले. अब ये सारे सवाल हम तब हल कर पाएंगे जब हम ये अंडरस्टैंड कर लेंगे, जब हम अप्रिशिएट कर लेंगे कि हमने बेसिक लॉज पढ़ लिए हैं. अब जब हमें बेसिक लॉज पढ़ने हैं तो हमें किसी लॉ स्कूल जाना है, हमें कोई लॉ कॉलेज जाना है, हमें कोई लॉ स्कूल जाना है. अब जब हमें लॉ स्कूल जाना है तो हम सवाल बैठ के सोचेंगे कि मैं लॉ परस्यू करूं तो कहां से करूं. और जब मैं ये लिस्ट खोलने की कोशिश करूंगा तो मैं एक चीज़ पाऊंगा कि हमारे पास, हमारे देश में कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो बहुत अच्छा इकोसिस्टम देते हैं लॉ पढ़ने के लिए, लॉ परस्यू करने के लिए. और वहाँ पे ही मैं पहुँचूंगा क्लैट नाम के एग्ज़ाम पे, और मुझे ये समझ में आएगा कि ये एक पैन इंडिया एग्ज़ाम है, ये पूरे इंडिया में एग्ज़ाम होता है, और इसका फुल फॉर्म है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, है ना. देश भर के 50 से ज़्यादा कॉलेजेस, आप क्लैट में कैसा स्कोर करते हो. क्लैट एक एग्ज़ाम है ना, जिसकी कोई अपर एज लिमिट नहीं है, बट मोस्टली 12th के बच्चे देते हैं टू परस्यू 5 ईयर लॉ. पीजी एक अलग एस्पेक्ट है, बट अभी मान के चले 5 ईयर लॉ परस्यू करना है तो आप क्लैट का एग्जाम देते हो 12th पास करने के जस्ट बाद. आप 12th अपेयरिंग में भी दे सकते हो, है ना. जैसे लेट्स से इफ आई एम इन क्लास 12th राइट नाउ, आई वुड बी राइटिंग माई बोर्ड्स इन द नेक्स्ट ईयर. मैं बोर्ड्स अगले साल लिखूंगा, मैं क्लैट इस साल दे सकता हूँ. बस मेरी रिक्वायरमेंट ये होगी कि मैं अपने बोर्ड एग्जाम्स पास कर लूँ, वो मैं कर लूँगा या कोई भी कर लेगा मोस्टली, अब अगर क्लैट निकाल रहे हैं. दूसरा, ये स्ट्रीम न्यूट्रल एग्जाम है. अभी हम इसके सिलेबस पे जब बात करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसको ह्यूमैनिटीज़, साइंस और कॉमर्स तीनों के ही बच्चे दे सकते हैं, क्योंकि जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो बहुत यूनिक भी कह सकते हो या फिर बहुत कॉमन भी हैं, राइट. एक एप्टीट्यूड है जो किसी में भी हो सकता है. और इस चीज़ को हम बहुत ध्यान रखेंगे कि जब हम इस साल एग्जाम देंगे, लेट्स से हम 2026 में हैं, तो हम 2027 वाला क्लैट अटेम्प्ट करेंगे. क्यों, हम दिसंबर में एग्जाम देते हैं, फिर हमारी मेरिट लिस्ट बनती है और हम नेक्स्ट ईयर कॉलेज ज्वाइन करने जाते हैं. तो हम कॉलेज तो 2027 में ज्वाइन कर रहे हैं, है ना, जुलाई में, बट हम उसका एग्जाम कब दे देंगे, 2026 में. और वो कहलाएगा क्या, 2027, क्लैट 2027, क्योंकि 2027 के एडमिशन्स के लिए एग्जाम हो रहा है, राइट. इसके बाद हमारे देश में तकरीबन 26-27 एनएलयूज हैं, और जो क्लैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं. एक खास एग्जाम है एलिट, जो है दिल्ली का एनएलयू, न्यू दिल्ली में जो एनएलयू बना है वो अपना खुद का एग्जाम कराता है बाय द नेम एलिट. थोड़ा सा सिलेबस में चेंजेस, अमेंडमेंट्स हैं, बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर क्लैट and if you start giving some time to the analytical reasoning and the type of questions that are asked in this ALET exam, you will ace this also, right. And this is a very good exam. इस पे कभी और बात करेंगे. फिर NLU मेघालय अपना खुद का एक एग्जाम कराता है बाय द नेम MECPAT. चलो, इसके बाद देखो, क्लैट यूजी और पीजी दोनों के लिए होता है. यूजी मीन्स आफ्टर 12th आप अंडर ग्रेड होगे, पीजी मीन्स आप 5 साल का लॉ करने के बाद LLM करना चाहते हो NLU से, तो क्लैट पीजी नाम का एग्जाम होता है. इसके बाद ये साल में एक बार एग्जाम होगा, नेशनल लेवल एग्जाम है, 12th और ड्रॉपर्स दोनों दे सकते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जाम होता है, और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जाम होता है. हमें इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए. गिव मी अ सेकंड. हेलो, या हुज दिस? गिव मी अ कॉल आफ्टर 7 in the evening. Yeah, I'm occupied with something. Thank you. तो हम इस चीज़ पे वापस आते हैं और इस चीज़ को समझते हैं कि ये इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जाम होता है. किस में होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में होता है. तो हमें इंग्लिश की रीडिंग स्पीड, रीडिंग स्किल और इंग्लिश को पढ़ते ही समझ जाने की कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स बहुत ही अर्जेंटली चाहिए. ये आपकी प्रिपरेशन का बेस बनाता है. ये आपको खुद से सोचना चाहिए. नो वंस गोना कम एंड हेल्प यू इन दिस, है ना. आप कोई भी कोचिंग करिए, वो आपको टूल्स दे देंगे. ये आपको इनहेरेंटली आना चाहिए. इनहेरेंटली कब आएगा, जब आप आइसोलेशन में प्रैक्टिस करोगे. आइसोलेशन में प्रैक्टिस करने का मतलब इस चीज़ को प्रॉपरली समझोगे और अपने पे काम करना शुरू करोगे जब कोई देख नहीं रहा है, तब भी. दिस शुड कम नेचुरली, है ना. ये फोर्स कोई नहीं कर पाएगा. इस चीज़ को आप डे 1 समझ लो. समझ जाओगे, एग्जाम निकल जाएगा. नहीं समझोगे, आप सिर्फ पैनिक करोगे. ये बेसिक एसेंशियल है, आपने चाहिए ही चाहिए. इट्स लाइक आप रनिंग पे जा रहे हैं, आपको शूज़ चाहिए. उस तरीके से इस चीज़ को समझिए और इस चीज़ को अप्रिशिएट करना शुरू करिए. आपका आधा काम वहीं पे ख़त्म होता है. दूसरी चीज़ आप देखो, जब आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करोगे, मोड ऑफ एप्लीकेशन तो ऑनलाइन अप्लाई करते हो, है ना. आप NLU कंसोर्शियम का एक वेबसाइट है,
अगस्त में फॉर्म आती है, अक्टूबर तक फॉर्म रहती है, यू गो एंड देयर यू विल अप्लाई। अप्लाई कर लिया, एडमिट कार्ड आ जाएगा, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकालोगे, एक डेट होगी जैसे इस साल 6 दिसंबर है ना, उस डेट पे अपना एडमिट कार्ड लेके जाओगे एग्जाम सेंटर के अंदर। जब एग्जाम सेंटर के अंदर जाओगे, वहाँ पे चेयर पे बैठोगे, तुम्हारे पास एक इन्विजिलेटर आएगा, वो तुम्हें क्वेश्चन पेपर देगा और एक OMR शीट देगा। OMR शीट एक ऐसी शीट होती है जिसमें MCQ के लिए 4-4 ऑप्शंस होते हैं। मतलब मान लो 120 क्वेश्चन आने हैं तो 1 2 3 4 ऐसे 120 तक आपने ABCD 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। दिस इज अ ऑफलाइन एग्जाम, मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन है कि भाई आई वांट टू गिव दिस एग्जाम, आई वांट टू अप्लाई, तो आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे। एग्जाम देने ऑफलाइन सेंटर पे जाओगे, राइट, वहाँ पे एग्जाम दोगे। उसके बाद जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा वो ऑनलाइन आएगा, और जो तुम कॉलेज की काउंसलिंग कराना शुरू करोगे और ये बताना शुरू करोगे कि सर सी माई रैंक इज़ 92, आई वॉन्ट टू कम टू NLS बैंगलोर, तो ये काम आप करोगे ऑनलाइन। आपकी काउंसलिंग ऑनलाइन होगी, जैसे ही आपकी काउंसलिंग होगी आपका कॉलेज लॉक होगा, आप जुलाई में वापस कॉलेज ज्वाइन करोगे। मोर देन 60+ कॉलेजेस इन इंडिया आर टेकिंग स्कोर्स ऑफ क्लैट। देखो, क्लैट से सिर्फ NLU नहीं मिलता, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं इंडिया में जो कहते हैं कि आप हमें क्लैट का स्कोर दिखाओ, हम उस पर एडमिशन लेंगे, या हमें क्लैट का स्कोर दिखाओ, हम उस पर आपको डिस्काउंट्स देंगे। 2 घंटे का एग्जाम होगा, 120 क्वेश्चंस आते हैं और लगभग 5000 सीट्स हैं, है ना, 5000 सीट्स हैं वाया दिस एग्जामिनेशन। इसके बाद समझते हैं वाई लॉ। अब आपने मान लो अज्यूम किया कि आप इस साल दिसंबर में क्लैट दोगे, क्लैट 2027, हो सकता है आप ड्रॉपर हो, 12th में हो, 10th में मूव करोगे, उसकी अलग स्ट्रैटेजी है। अब समझेंगे पहले कि हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम लॉ करना क्यों चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक चीज़ समझो, जब आप एक प्रोफेशन चूज़ करोगे, जब आप एक डायरेक्शन चूज़ करोगे, देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं उन्होंने चूज़ कुछ किया, बन कुछ गए और अल्टीमेटली सक्सेसफुल हुए, बट आपको उतना डिले क्यों करना? आपको क्लैरिटी थोड़ी थोड़ी होगी कि आप करना क्या चाह रहे हो। तो अब मान लो आप क्लैट देना चाहते हो, तो पहले अपने आप से पूछो कि मैं लॉ क्यों करना चाहता हूँ। उसके लिए पहले समझो लॉ क्या होता है। मैंने अभी आपको पहले बताया था, थोड़ा जब क्लासेस करेंगे तो और समझेंगे। पहले समझो लॉ क्यों करना। जब आप समझ जाओगे लॉ क्यों करना, अब आप इनफ मोटिवेटेड हो, क्योंकि ऐसे देखो आपको डेली कोई मोटिवेशन नहीं देगा ना, और उससे कुछ होना भी नहीं है। यू शुड बी इनहेरेंटली मोटिवेटेड। मोटिवेशन शुड कम फ्रॉम योर इनसाइड कि आई कैन डू दिस एग्जाम, आई वांट टू बिकम दिस, आई वांट टू सी माई सेल्फ है, मुझे ये करना है तो मैं ये करूँगा। जैसे मुझे मालूम चल गया है कि रीडिंग स्पीड चाहिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चाहिए, इंग्लिश पे पकड़ चाहिए, तो मैं उस पर ध्यान दूंगा। इसके बाद मैं देखूंगा कि अब मैंने समझ लिया कि मुझे लॉ करना है ना। अब लॉ करना है तो जैसे हम लेट्स से इफ़ वी बाय समथिंग ना, कि जैसे मैंने शर्ट लेनी है तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि मैं सबसे बेस्ट से बेस्ट शर्ट लूँ, है ना। एवरीवन अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल वांट्स टू बाय समथिंग विच दे लाइक राइट। तो अब आपने समझना है कि अब मुझे लॉ करना है तो मैं लॉ कहाँ से करूँ। जब आप ये क्वेश्चन सर्च करोगे आप समझोगे कि इंडिया में NLU नाम की कॉलेजेस हैं विच आर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़, अराउंड 26 है। क्लैट का एग्जाम का स्कोर लेते हैं। अब मुझे पता चल गया क्लैट क्या है ना, फुल फॉर्म पता चल गया, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट कंसोर्शियम ऑफ NLU एग्जाम कराता है, ये भी पता चल गया। 120 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे में होते हैं, 1 क्वेश्चन 1 मिनट होता है, और अभी सिलेबस में आएंगे हम, और ये सारी चीज़ें समझ गए। अब मेरे सवाल आना चाहिए कि क्लैट देना है। अब क्लैट देना है तो सबसे पहले ये समझना है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और जो NLUs हैं वो यहाँ खड़े हैं। NLUs मुझसे ये नहीं बोलते कि तुम XYZ कोचिंग चले जाओ, XYZ इंसान की बात सुनो। वो तुमको 2 डॉक्यूमेंट्स देते हैं, एक तो वो तुमको सिलेबस देते हैं, है ना, एक तो सिलेबस देते हैं, दूसरा तुमको एक एडमिशन फॉर्म देते हैं कि भाई देखो ये एडमिशन फॉर्म भरो ऑनलाइन, और ये सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछूंगा। अब सिलेबस तो बहुत वाइड है, एक एक 2-2 लाइन्स में सिलेबस समझा दिया, क्या करूँगा मैं। अब मैं देखूंगा कि क्लैट के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं 2008 से 26 तक के, उनको देखूंगा। जब मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स देखूंगा मुझे 2 चीज़ें समझ में आएंगी। सिलेबस बताएगा व्हाट टू स्टडी, पढ़ना क्या है। किसी की भी बात मत सुनो, सीधे सीधे डॉक्यूमेंट देखो जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, जो तुम्हें कॉलेज ले जाएगा, जहाँ तुम्हें सच में जाना है। उसने तुम्हें 3 डॉक्यूमेंट्स दिए, एडमिशन फॉर्म, तुम्हारा एडमिशन फॉर्म भर जाएगा, सिलेबस तुम्हें बताएगा क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अब क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितनी डेप्थ में पढ़ना है, कितना ज़्यादा कितना कम, कैसा पढ़ना है, उसको कितना पढ़ना है, उस टॉपिक को कितने रेडियस में खींचना है, ये बताते हैं पिछले साल के पेपर्स। दैट इज़ वाई प्रीवियस ईयर पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 चीज़ें जैसे ही हमने पढ़ ली, अब हमें समझ में आएगा कि क्या मैं ये एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ। अब हम सोचेंगे एग्ज़ाम कैसे निकालना है। इससे पहले हम ये नहीं सोचेंगे कि हमें तो बस कोचिंग करनी है और आई वांट टू बिकम अ लॉयर, सो आई जस्ट वांट टू जॉइन दिस कोचिंग, और बस कर लेते हैं, है ना। उसमें मोटिवेशन नहीं है, प्लानिंग नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है। स्ट्रैटेजी कहती है अंडरस्टैंड व्हाट लॉ इज, देन अंडरस्टैंड व्हाट क्लैट इज। टू अंडरस्टैंड क्लैट, इफ यू कैन क्रैक इट और नॉट, you require 2 documents, right? Syllabus and previous year questions, because these are the only 2 documents that have been provided by the consortium. जिसके यहाँ जाना चाह रहे हो वो तुम्हें सिर्फ 2 ही चिट्ठी देता है, और वो 2 चिट्ठी अपनी टेबल पे रख लो। जब ये समझ जाओ, है ना, तब देखो
कि मुझे ये एग्ज़ाम देना है कि नहीं, और फिर मन लगा के तैयारी करो। अब आगे आओ, ये देखो, ये एक चीज़ें हैं, समझ लो। अगस्त में फॉर्म आता है, अक्टूबर नवंबर तक रहता है, दिसंबर में एग्ज़ाम होता है। आप जब अप्लाई करने का फीस है ये, है ना, कॉलेज का फीस नहीं है, वहाँ पे एग्ज़ाम जो देने जाओगे उसकी फ़ीस है। तो इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम जनरल कैटेगरी, है ना, एनआरआई हो, नॉन रेजिडेंट इंडियन, या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, या ओबीसी कम्युनिटी से आते हो, तो तुम्हारी फ़ीस है यार 4,000 रुपये। और अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या फिर बिलो पावर्टी लाइन से आते हैं, योर फी बिकम्स 3,500, सो देयर इज़ अ रिबेट ऑफ 500 रुपीज़। खैर ये बहुत शैलो बात है, एक फ़ीस है जो दे देनी है, क्योंकि अभी करियर इंपॉर्टेंट है। चलो आगे, है ना, एग्जाम निकालोगे तो सब वर्थ इट है। अब देखो सिलेबस, मैंने क्या बोला, सबसे पहले लाएंगे क्या, सिलेबस। सिलेबस लेके आ गए, जब सिलेबस लेके आए तो पता चला 5 सब्जेक्ट्स आते हैं, पता चला 5 सब्जेक्ट्स आते हैं। पहला सब्जेक्ट आता है इंग्लिश लैंग्वेज। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तकरीबन 22% ऑफ अ पेपर, तकरीबन 22% ऑफ अ पेपर कंप्राइजेज ऑफ क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे वर्ड मीनिंग नहीं पूछता, वो आपको एक पैसेज देगा, है ना। अब वो पैसेज में आपसे अज्यूम करेगा कि ये जो पैसेज लिखा है, इसमें जो आपका ऑथर है, लिखने वाला है, वो क्या अज्यूम कर रहा था, वो क्या कहना चाहता है, उसका क्या जजमेंट था, उसके इस पैसेज में मैं ऐसा क्या ऐड कर दूं कि ये पैसेज स्ट्रांग हो जाए, है ना। वो आपकी पढ़ने की और पढ़ के समझने की, और समझ के उसमें 4 में से बेस्ट ऑप्शन चूज करने की पावर को एनालाइज कर रहा है। आप ये बात समझिए, वो ये नहीं चाहता कि आप बेस्ट डिसीजन लो, वो ये भी देख रहा है आप कितनी जल्दी स्विफ्ट डिसीजन ले रहे हो। तभी तो 120 क्वेश्चन आ रहे हैं 120 मिनट में, नहीं तो 20 क्वेश्चन आते वो आईटी जेईई एडवांस बन जाता, राइट। तो हमें क्या चाहिए, रीडिंग स्पीड। रीडिंग स्पीड के साथ क्या आएगी, कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंड करने की ताकत। हम जितना पढ़ते हैं हम उतनी जल्दी समझते हैं, हम जितनी जल्दी समझेंगे हम उतनी जल्दी उसमें चीज़ें ऐड कर पाएंगे, मल्टीप्लाई कर पाएंगे, डिवाइड कर पाएंगे, और उतनी जल्दी आंसर्स पे पहुंचेंगे, है ना। स्ट्रैटेजी हम कभी और डिस्कस करेंगे। इसके बाद करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्योंकि समझो उन्हें चाहिए लॉयर्स, है ना। एनएलयू क्या कर रहे हैं, लॉयर्स बनाते हैं, 5 साल बच्चे पढ़ाते हैं, लॉ वकील बना के बेचते हैं। अब उन्हें बनाने अच्छे वकील। अच्छा वकील कौन होगा, वकील क्या करता है, लॉ को इंटरप्रेट। लॉ किसके लिए होता है, समाज के लिए। समाज मतलब सोसाइटी। अब सोसाइटी में क्या चल रहा है, इसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर। ईरान, इजराइल फाइट कर रहे हैं, सो वाई आर दे फाइटिंग। नेपाल में कोई क्राइसिस हो रहा है, वाई इज इट हैपनिंग। मोदी जी अगर इसराइल गए तो उसका क्या इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। सो लॉजिकल रीजनिंग, नाउ कम्स लॉजिकल रीजनिंग, गिव मी अ सेकंड जस्ट, है ना। ओके, सो या देन कम्स लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग में ना सवाल होते हैं एक टाइप के, कोडिंग डिकोडिंग कर लेते हैं लोग, मुश्किल नहीं होता है ना, बेसिक है। इसके लिए तुमको 12th में नहीं पढ़ना होता है, इफ़ यू गिवन गुड 100 डेज ये हो जाता है। लीगल रीजनिंग में देखो कन्फ्यूजन कहाँ आती है, लोग लॉ पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हमें लॉ पढ़ना नहीं है, वी डोंट हैव टू स्टडी लॉ। वो तो हम एनएलयू में 5 साल पढ़ेंगे ना। हमें लॉ को पढ़ने के लिए एक एप्टीट्यूड चाहिए, एक बेसिक क्वेश्चन चाहिए, कि हम, वो हमें टेस्ट कर रहा है कि इफ दिस गाय वुड बी वर्दी इनफ ऑफ बिकमिंग अ गुड लॉयर, राइट। तो हमें लीगल रीजनिंग के लिए क्या करना है ना, एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं पीवाईक्यूज के थ्रू, कि असल में हो क्या रहा है, अगर कोई जजमेंट पास हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो हम क्लासेस में समझते हैं। फिर क्वांट्स आती है, क्वांट्स मीन्स 10th लेवल की मैथ्स। अब आप एक चीज़ और समझो, साइंस लेने से फ़ायदा यहाँ पे थोड़ा सा होता है, लेकिन ओवरऑल फ़ायदा नहीं होता अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी नहीं है। तो आप ह्यूमैनिटीज़ में भी हो, 10th में आपकी साउंड मैथ्स है ना, तो भी यू हैव बेटर चांसेस ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन। मैं तो हमेशा कहता हूँ दिस एग्जाम इज मेंट फॉर दीज पीपल, है ना। 1 मिनट पर 1 क्वेश्चन आ जाएगा, रेशियो तो अब आप समझ लो, जब 1 मिनट में क्वेश्चन करना है मतलब पढ़ना भी है, समझना भी है, 4 में से एक ऑप्शन डिसाइड भी करना है ना। तो समझो 30-40 सेकंड गए समझने पढ़ने में, फिर समझना है, फिर डिसीजन लेना है। तो रीडिंग स्पीड तेज चाहिए कि नहीं, है ना। ये कोई नहीं करेगा, ये आपको खुद करनी है। पीपल कैन गाइड यू, दे कैन टेल यू कैसे करना है, बट नो वंस गोना डू इट फॉर यू, क्योंकि ये जिम जैसा है। आपको ट्रेनर बता सकता है, बट पुलअप तो आपको खुद लगानी ना, पुशअप तो आपको खुद करनी है। चलो, तो एप्टीट्यूड है, पैसेज बेस्ड एग्जाम होता है, लंबे लंबे पैसेज होते हैं। तो रीडिंग स्किल चाहिए और कॉम्प्रिहेंशन चाहिए, मतलब पढ़ने की स्पीड तेज़ हो, अच्छी स्किल हो, समझ में आता हो क्या लिखा है, और उसको पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंड भी कर ले, है ना। तो हमें एक तेज़ रीडिंग स्पीड वाला बच्चा चाहिए, है ना, और वो आप खुद डेवलप करते हो। इसके बाद आओ, अब क्योंकि हमें पता चल गया कि ये हमारा टारगेट है अल्टीमेटली, जब हम 6 दिसंबर को जाएंगे तो यही तो करना है ना। और कोई तुम्हारे साथ तो जाएगा नहीं, ना नोट्स, ना नोट्स जाएंगे, ना मॉक्स जाएंगे, ना बुक्स जाएंगी, ना पेरेंट्स जाएंगे, ना मेंटोर जाएगा, तुम अकेले जाओगे। और आखिर में तुम्हें ये टास्क कंप्लीट करना है। तो अब ये टास्क कंप्लीट करना है तो पहले ये समझो कि कितना कितना पोर्शन से क्या आता है। तकरीबन 22 से 26 क्वेश्चन इंग्लिश के आ जाते हैं, मतलब 20% पेपर इंग्लिश का आता है। इसके बाद तकरीबन 25% पेपर करंट अफेयर से आता है, 25% पेपर लीगल से आता है, 20% पेपर लॉजिकल का आता है, और हमारा एक 10% क्यूटी कंट्रीब्यूट करते ही 120 क्वेश्चंस का हम एक अकाउंट बना लेंगे।
अब हमें ये समझ में आएगा कि जब भी हम कुछ सही करेंगे, अगर हम सही आंसर मार्क करेंगे हमें एक +1 मिलता है, और हम एक गलत आंसर मार्क करते हैं तो हमें 0.25 की नेगेटिविटी लेनी पड़ती है। इसका मतलब ये है, जब मैं अगर एक क्वेश्चन सही करूंगा तो मैं 4 क्वेश्चन गलत भी कर सकता हूँ। वो मैं समझाऊंगा मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, है ना, वो कभी हम और समझेंगे। चलो आगे, मतलब एक क्वेश्चन है, सो दैट वी कैन अटेम्प्ट मोर। द मोमेंट वी स्टार्ट अटेम्प्टिंग मोर, द मोमेंट वी कम क्लोजर टू आवर एग्जाम। चलो इधर आओ, ठीक है। सो यस, लेट्स डू दिस नाउ सिंस वी हैव डन दिस एक्सरसाइज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस, है ना, हमने सिलेबस समझ लिया। प्रीवियस ईयर पेपर में वीडियो में आपको कैसे समझाऊंगा, आपने खुद करने हैं, या फिर हम आगे कोई सेशन लेंगे, वी शैल डेफिनेटली डू देम इन आवर क्लासेस, वहाँ पे वी कैन अंडरस्टैंड कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को कैसे यूज़ करना है। अब हम क्या करेंगे, हमने मन बना लिया एग्जाम देने का। कंसोर्शियम ऑफ एनएलयू में जब उन्होंने अपनी वेबसाइट खोली, हम गए, हमने अप्लाई किया, वी वेंट देयर, वी अप्लाइड, वी गॉट आवर एडमिट कार्ड का हमने प्रिंट आउट निकाला, ऑफलाइन एग्जाम देने गए। OMR का एग्जाम है, बबल फॉर्म होगा, ये हम समझ लेंगे, इसे हमें मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करना है, क्योंकि स्कूल में हम वो प्रैक्टिस नहीं करते, है ना। इसके बाद क्योंकि बहुत सारे लोग बबल में ही प्रॉब्लम कर देते हैं, क्वेश्चन पढ़े, आंसर किए, सब कुछ किया, बबल्स नहीं भर पाए टाइम पे, गलत बबल्स भर दी, मार्क किया बी, आंसर था बी, मार्क कर दिया सी। इसको बहुत ध्यान रखोगे, बहुत सारे बच्चे यहाँ फॉल्ट करते हैं। फिर ये एक ऑब्जेक्टिव पेपर है ना। ऑब्जेक्टिव मतलब सवाल होगा, क्वेश्चन होगा, एंड यू वुड हैव 4 ऑप्शंस, यू वुड हैव टू चूज 1 ऑप्शन। तो इस चीज़ से देखो, एक चीज़ और समझो, हमें ये रटना नहीं है, ये दिस एग्जाम इज नॉट अबाउट रोट लर्निंग। रोट लर्निंग मतलब रटना, हमें रटना नहीं है, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास आंसर है, क्वेश्चन लिखा है, 4 ऑप्शन है, 4 में से एक आंसर है, तो रटना नहीं है, समझना है। समझेंगे तो हमें पता है इनमें से आंसर हमें पता है ना, हम चूज कर लेंगे। वाई डू वी हैव टू डू रोट लर्निंग? तो स्मार्ट बच्चे चाहिए, रट्टू लोग नहीं चाहिए। इधर आओ, अब देखो अब अगर यहाँ तक तुम्हें चीज़ें थोड़ी सेंस बनाती हैं, तो सबसे पहले लोगे सिलेबस, फिर लोगे पिछले साल के पेपर। 2 करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल हर महीने बदलता है, कल क्या हो जाएगा मुझको भी नहीं मालूम, है ना, एवरीवन नोज दैट। अब आप गेस कर सकते हो भाई, अब लेकिन आज से 2 महीने पहले कोई नहीं सोच रहा था ना खमेनी को मार देगा यूएस, मार दिया। तो करंट अफेयर खमेनी जी को मार दिया, बिकॉज अगर आप थोड़ा सा शिया हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो यू विल अंडरस्टैंड, और आपको समझ में आएगा कि कैसे उनके सेक्ट या रिलीजन में सैक्रिफाइस का वैल्यू है, और कैसे शहादत जो हुई खमेनी जी की वो कैसे इतनी इंपॉर्टेंस रखती है। तो वी विल अंडरस्टैंड, जब आप पढ़ोगे ना तो आप मल्टी डायमेंशनल पढ़ोगे, अभी तो आप वेस्टर्न प्रोपेगेंडा पढ़ते हो सिर्फ। चलो प्रैक्टिस करने हैं मॉक्स, अल्टीमेटली क्या है, हमें अल्टीमेटली पेपर देना है, और पेपर देना है जब, तो हमें सिर्फ वही चीज़ देखो, विराट कोहली को पता है ना कि उसको क्रिकेट लेट्स से बैटिंग करना है, तो नेट्स में क्या करता है, नेट्स में वो सीधे बॉलर्स को खेलता है। वैसे ही हमें अल्टीमेटली कहाँ आना है, मॉक्स पे। अब मॉक्स पे हम डायरेक्टली जाएंगे नेट में बॉलर खेलने, तो हम आउट हो जाएंगे, हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि देखो उसको इंटरनेशनल मैच में लेट्स से वी टेक एग्जांपल ऑफ विराट कोहली। विराट कोहली को पता है मिचेल स्टार्क का बॉल मुझे खेलना होगा 150 किलोमीटर पर आवर पे, बॉल स्विंग भी करेगी, है ना, और ऑस्ट्रेलिया में बाउंस भी होगा। अब उसे ये पता है ये होने वाला है ना, तो ये उसका 6 दिसंबर है। अब वो एकदम से जाएगा नेट में और बोलेगा कि मुझे 150 किलोमीटर पर आवर की बॉल डाल और मैं खेलूंगा, पॉसिबल है? नहीं भाई, इंजरी हो जाएगी, डर जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। वो शुरू कहाँ से करेगा, वो सबसे पहले लेके आएगा एक बैट, और वो बैट को थोड़े दिन सेंस करेगा, है ना, फिर उसके बाद वो देखेगा कि वो कितना फिजिकली फिट है उस बॉल को खेलने के लिए। अब वो काम करेगा 40-50 किलोमीटर पर आवर वाले बॉलर्स के साथ, कुछ दिन काम करेगा, इसको धीरे से बढ़ाएगा 70, फिर बढ़ाएगा 100, फिर बढ़ाएगा 120, फिर बढ़ाएगा 140, अब आएगा 150 पे। अब 150 में तो स्ट्रेट बॉल आ रही है, अब वो इसमें स्विंग का एलिमेंट डालेगा कि स्विंग भी होगी बॉल, अब वो इसमें एलिमेंट डालेगा किसका, बाउंस का। अब वो सारी चीजें अगर डे 1 डाल देगा तो पक्का विराट कोहली वापस आ जाएगा, खेलने नहीं जाएगा मिचेल स्टार्क को। मिचेल स्टार्क को वो खेलने कब जाएगा, जब वो प्रिपेयर करेगा कि कल को ये होना है। तो इसके लिए वो, अब इसी चीज को समझो, इसी एक्टिविटी को समझो, यही एक्टिविटी तुमको करनी है, और इसी को बोलेंगे ब्रिक बाय ब्रिक। एक बार में एक ईंट रखो, ब्रिक बाय ब्रिक। यहां पे इस ब्रिक पे ये मत सोचो कि ये वाला ब्रिक कैसे लगेगा, तुम चलो ब्रिक बाय ब्रिक। ब्रिक 1 हुआ, ब्रिक 2 बनाओ, ब्रिक 3 बनाओ, ब्रिक 4, ब्रिक 5, ब्रिक 6, ब्रिक 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, बन गया ब्रिक बाय ब्रिक, है ना, आराम से। तो अल्टीमेटली एम है 150 किलोमीटर पर आवर की बॉल को स्विंग में, बाउंस में खेलना, बट वो पहले दिन नहीं होगा। पहले दिन हमें 50, 30, 40 किलोमीटर पर आवर वाला बॉलर खेलना ही पड़ेगा, तभी हम 150 पे आएंगे। और जो जितनी जल्दी अपने ब्रिक्स जोड़ेगा वो 150 पर उतनी जल्दी पहुंचेगा। हो सकता है इस बैट्समैन में पोटेंशियल बहुत अच्छा हो, पर ये सिर्फ यहाँ बैठ के सोचता रहता है यहाँ कैसे पहुंचूं। तुमको यहाँ सोचना ही नहीं है, तुमको सिर्फ ये सोचना है। अभी तुम्हारी इतनी बुद्धि नहीं है ना, तुम इतने बड़े हो गए हो, यू आर जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड। इस चीज़ को समझो, तुम्हें लगता है तुम बहुत बड़े हो गए, पर तुम बड़े नहीं हुए हो। तुम इतने बड़े नहीं हुए हो कि तुम यहाँ बैठ के ये सोचो।
तुम्हें सिर्फ ऐसे 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 लाइफ में चलते रहना है अगले 4-5 साल। समझ रहे हो? चलो, इसके बाद हमें समझ में आ गया है कि कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी चीज़ है। कोई कोचिंग, कोई टीचर, कोई भी आपका एग्जाम नहीं निकलवा सकता अनलेस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिक बाय ब्रिक। आप आज नहीं तो लाइफ में कल रियलाइज़ करोगे, और ये बात 100% सही है। आप आज के आज सोचो कि मुझे चाहिए रीडिंग स्पीड, मुझे चाहिए उस चीज़ को पढ़ के समझने की कला, और उसके बाद ही मुझे पता चल जाएगा कि मेरा एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं। हमें चाहिए डिसिप्लिन, हमें चाहिए कंसिस्टेंसी, हमें चाहिए कि हम रोज़ इस चीज़ को ना भूलें कि हमें अल्टीमेटली 150 किलोमीटर्स पर आवर की बॉल खेलनी है। इसीलिए हम हर रोज़ नेट सेशन लगाएं ताकि हम वहाँ पे जल्दी पहुँचें। हम स्ट्रैटेजाइज़ करें कि उसको खेलने के लिए हमें कैसा बैट चाहिए, कैसे ग्लव्स चाहिए, कैसी पिच होगी, कैसी मैं अपनी बॉडी बनाऊँ, है ना, कैसे मेरा फ्रंट फुट आगे जाए, बहुत सारी चीज़ें, मैं मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग रहूँ। इसीलिए जब आप प्रेपरेशन मोड में रहोगे तो दिमाग में कचड़ा नहीं डालना है। कचड़ा क्या है वो मैं कभी किसी और सेशन में बात करूँगा, हम क्लास में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। हम खाली बैठ सकते हैं, हम अपने दिमाग में कचड़ा नहीं डालेंगे। कचड़ा कभी और समझेंगे, स्ट्रैटेजिकली समझेंगे। हमें कुछ भी वेस्ट नहीं डालना क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है करने को। इसके बाद जब भी तैयारी करना शुरू करें, पहले 15 दिन सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर्स अपने पास ज़रूर रखें। ये एडवाइस आप माने ना माने, देर सवेर आप मानोगे, एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ ट्रू। आखिरी में आप याद रखो, पेपर देने आपको ही जाना है। बस इस चीज़ को जब याद रखोगे तो ये दो चीज़ें अपने आप पास में रखना शुरू करोगे। चलो, सो दैट इज़ दैट। फिलहाल के लिए अभी इस चीज़ को समझेंगे, रैप अप करेंगे, और हमने समझ लिया कि क्या है क्लैट का एग्ज़ाम, किसको देना चाहिए, कौन से बच्चे दे सकते हैं, किस एप्टीट्यूड पे देना चाहिए, हम कैसे इसको स्ट्रैटेजाइज करें, ब्रिक बाय ब्रिक क्या है, ऑल ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स। और बाकी हम क्लासेस में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और स्ट्रैटेजीज समझेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। एंड दिस हैज़ वर्कड फॉर अ लॉट ऑफ टॉपर्स, ऑलमोस्ट more than 25-30+ students who are currently in NLS Bangalore. So strategy remains simple. It is all about brick by brick. You just have to turn up every day. आपने रोज़ आना है। आप जीरो पे आउट हो, आप रोज़ आओ। जब तक आप 30 किलोमीटर्स पर आर वाले बॉलर को नहीं खेल पाते हो, तब तक 60 किलोमीटर्स पर आर वाले बॉलर को मत खेलो। क्लासेस में इसलिए आओ तुमको समझ में आए कि मिचेल स्टार्क का बॉल आना कैसा है। वो तुमको रोज़ रोज़ फील कराएगा कि मिचेल स्टार्क कितना डेंजरस बॉलर है ना। और उसके पीछे की तैयारी किसको करनी है? आपको खुद ने करनी है। आपके मेंटर्स आपको ये बता सकते हैं कि ये बॉल कैसे खेलनी है, कौन सी बॉल लीव करनी है, बट एट द एंड ऑफ द डे स्टेडियम है, आप हो और सामने मिचेल स्टार्क होगा और आपने अकेले खेलने जाना है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखो और रियलिस्टिक गोल्स बनाओ, प्रैक्टिकल तैयारी करो। जो प्रिपरेशन होती है सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी सरकारी तरीके से करिए, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ। बहुत ज़्यादा बीटिंग अराउंड द बुश मत करें, ये भाग लूँ, वो मॉक लगा लूँ, ये कर लूँ, कुछ नहीं करना है। आप जहाँ भी खड़े हो वहाँ से अपना गोल देखें कि ये क्या मांग रहा है, उसको मीट करने की कोशिश करें। इसके बीच में जितनी नॉइज़ है उसको कट कर दे, है ना। जितना नॉइज़ सुनोगे कि ये कर लूँ, वो कर लूँ, यहाँ चला जाऊँ, वहाँ चला जाऊँ, उतना ही आप परेशान होगे। आज के लिए फॉर नाउ आई थिंक इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, एंड probably see you in classes if you are preparing for CLAT, है ना। You can buy our online courses and you can definitely, if you are living in Lucknow, you can definitely come and take our classes. All our classes are taken by people who are themselves NLU graduates, and single digit, double digit people would be guiding in your preparation. And at the end of the day, like इस चीज़ को याद रखें, आपने जाना है एग्जाम देने और उसके लिए आपको कुछ टूल्स चाहिए। स्टार्ट कलेक्टिंग देम, और जहाँ से नॉलेज मिले वहाँ से लो। स्ट्रीमलाइन लो, कुछ भी मत पढ़ो, गार्बेज मत डालो, और सिस्टम से करो, सिस्टमैटिक करोगे। छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रिक्स में तोड़ोगे ना तो वॉल बना लोगे। वॉल देखोगे तो वॉल नहीं बनेगी, ब्रिक्स में पार्ट कर दो, तोड़ दो अपनी वॉल को। सो दैट इज़ दैट। सो फॉर नाउ थैंक यू सो मच। आई विल प्रॉब्ली सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।